हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम बलडोदिया। नीट 2020 का जो पेपर हुआ है उसमें सेल बायोलॉजी और इकोलॉजी का पोर्शन में आपसे डिस्कस करूंगा और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंक्लूजन बॉडीज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडीज के रेफरेंस में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपसे पूछा गया है। देखिए, आप ये जानते हैं इंक्लूजन बॉडी जो है वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में फ्री फॉर्म में लाई करता है। एनसीईआरटी में आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन जहां दिया है वहां मेंशन कर रखा है। आपको पता है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हैं, गैस वैक्यूल्स हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हैं, ये सब इंक्लूजन बॉडीज में काउंट होते हैं। यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया है दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। हमें इनकरेक्ट रेफरेंस पूछा गया है। फिर दिया है दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, डेफिनेटली द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ दीज इंक्लूजन बॉडीज इज द स्टोरेज ऑफ रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। फिर लिखा है दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, किसी भी मेम्ब्रेन से वो बाउंडेड नहीं होते हैं। बेसिकली दे आर द वेसिकल्स, दे कंटेन द रिजर्व मटेरियल। और लास्ट में लिखा है दीज आर इन्वॉल्व इन द इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स के इंजेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहाँ स्टेटमेंट 4 जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 द करेक्ट आंसर विल बी द 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 इकोलॉजी से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर द कंट्रोल ऑफ। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड जो सब्सटेंसेज है उनके इमिशन को इंटरनेशनली ग्लोबली प्रिवेंट करने के लिए साइन किया गया था। और आपको ये आइडिया होगा, अभी अगले 2 दिन बाद 16 सितंबर आने वाला जो है वो ओजोन लेयर डे होगा। 16 सितंबर 1987 को ये साइन किया गया और 1989 में ये इफेक्टिवली लागू किया गया था। अब हम देख लेते हैं स्टेटमेंट्स जो लिखे हैं। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? फर्स्ट लिखा है रिलीज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका एग्जैक्टली ओजोन लेयर डिप्लीशन से सीधा कनेक्शन है, बट एग्जैक्टली ग्रीन हाउस गैसेज के रिलीज और उसके इमिशन से रिलेटेड इस तरीके का कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन 1987 में ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। ये वियना कन्वेंशन था जो 16 सितंबर 1987 को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसको आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कह रहे हैं। डिस्पोजल ई वेस्ट लिखा है, कोई कंसर्न इसका नहीं है। फिर लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओज। जीएमओज इस पूरे कंसर्न रेफरेंस से टोटली डिफरेंट है। और लास्ट में लिखा है इमिशन ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन। हाँ, इन पदार्थों के उत्सर्जन को वैश्विक स्तर पर कम किया जाए, उसके लिए बहुत सारी कंट्रीज ने एक इंटरनेशनल असाइनमेंट लिया और जो मिटिगेटिंग एफर्ट्स थे उनमें ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेज के यूजेज को कम करने के लिए जो है वो अपना एग्रीमेंट दिया। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर विल बी द 4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन भी इकोलॉजी से है। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डायवर्सिटी इज अबाउट। देखिए, हमें एनसीईआरटी में 2-3 डेटा पढ़ने को मिलते हैं ग्लोबल डायवर्सिटी के। जो डायवर्सिटी है, टेक्सोनोमी डायवर्सिटी का जो फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का 11th का है, वहां हमें लिख के दिया है 1.5 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज। ये जो है वो डिस्कवर और इन्वेंटेड है, डिस्कवर्ड है, इन्वेंटेड है। फिर अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का जो चैप्टर इकोलॉजी का है वहां रॉबर्ट मे का एक साउंड साइंटिफिक एस्टिमेशन दे रखा है। उसके अकॉर्डिंग द नंबर मे और अप टू द 7 मिलियन जो स्पीसीज हैं वहां एक एनालिसिस किया गया है। 1.5 to 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक डिस्कवर्ड है और 7 मिलियन तक स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं। एक जनरल आइडिया भी वहां लिखा गया है जो नॉन साइंटिफिक है और वो कह रहा है 25 to 50 मिलियन ये हो सकती हैं। तो जो ग्लोबल स्पीसीज डायवर्सिटी है रॉबर्ट मे के एस्टिमेशन और आकलन के अकॉर्डिंग ये 7 मिलियंस होंगी। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 द करेक्ट आंसर विल बी द 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द G1 फेज। G1 फेज के लिए पूछा गया है। तो देखिए, सेल साइकिल स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये G1 फेज, उसके ठीक बाद आप जानते हैं S फेज, G2 फेज, देन M फेज। क्लियर? और इसी के साथ आप कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो एक सेल जब डिवीजन में जाती है या डिवाइड होती है तो G1 फेज में आप स्टेटमेंट इसके लिए पढ़ें। ये कह रहा है सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। क्लियर है? सही बात है। यहां G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है उसको इंक्रीज करती है, सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन करती है, रिक्वायर्ड प्रोटीन्स जो है उनको सिंथेसाइज करती है। एस फेज स्पेसिफिकली डीएनए रेप्लिकेशन करती है। आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन और क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन एस फेज से कोरिलेट करता है, इसको सिंथेटिक फेज हम बोलते हैं। इसके अलावा
आप कहेंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन, सॉरी इसके अलावा आप कहेंगे हिस्टोन प्रोटीन जो है उसका सिंथेसिस यहाँ होता है, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है। G2 में अगर आप बात करें तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ओवरऑल प्रोटीन सिंथेसिस G1, S और G2 तीनों में है। स्पेसिफिकली S फेज डीएनए रेप्लिकेशन करता है। हमें पूछा गया तो पहला ही स्टेटमेंट इसके लिए सही हो जाता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो एस फेज में होता है। फिर लिखा है न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस। स्टूडेंट्स न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब एग्जैक्टली जो क्रोमोसोमल कंटेंट सेल का था, जेनेटिक मटेरियल था, उसका डिवीजन, और ये डिवीजन का प्रोसेस एम फेज में होता है। फिर लिखा है डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, इसके लिए आपने अभी डिस्कस कर लिया, एस फेज में ये होगा। और फिर लिखा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस। रीऑर्गेनाइज सेल जब करेगी, जब डिवाइड होने के बाद में जो है वो फाइनली डॉटर प्रोजेनी क्रिएट करेगी। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 28, द करेक्ट आंसर विल बी द फर्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स इकोलॉजी से है, स्नो ब्लाइंडनेस। पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। एंटार्क्टिक रीजन जो है, यहां एंटार्क्टिक रीजन पर स्लो ब्लाइंडनेस का रेफरेंस देते हुए आपसे पूछा है कि ये किसका इंपैक्ट है, कैसे हो सकता है। तो देखिए ग्लोबली अगर हम इसको डिस्कस करें, इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप ये देख सकते हैं। ये कह रहा है स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू, ठीक है। तो देखिए आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन में से ओजोन लेयर डिप्लीशन और यूवी रेडिएशंस का सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां आएगा, तो हम ये कह पाएंगे जो नॉर्दर्न कैप्रिकॉर्न है अर्थ का, यहां कंपैरेटिवली डाइवर्सिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द साउदर्न। तो लिटिल बिट टेम्परेचर की जो कंडीशन है या जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो आप ये कह सकते हैं नॉर्दर्न जोन में हाई होती हैं। तो साउदर्न जोन जो होगा वो एग्जैक्टली ओजोन लेयर डिप्लीटिंग कंडीशंस के लिए मोर फेवरेबल होगा। मतलब बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, बहुत बड़ा गैप नहीं होता है, बट इसके कंपेरेटिवली आप ये कह सकते हैं ये ज्यादा फेवरेबल होगा। और ये जो स्नो ब्लाइंडनेस है ये एग्जैक्टली यूवी रेडिएशंस का इंपैक्ट है। आप जानते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ए, बी और सी हैं, इनमें से एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया है मोस्ट ऑफ यूवी बी एंड सी आर एब्जॉर्ब्ड बाय द स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर। क्लियर? वो स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर जो है वो ओजोन लेयर है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जो मैक्सिमली हमें हार्म कर सकती हैं। और जो यूवीए है जो लीस्ट हार्मफुल है वो अर्थ सरफेस तक पेनिट्रेट करती है। तो हम ये कह सकते हैं स्नो ब्लाइंडनेस जो एंटार्क्टिक रीजन में हो रहा है या एंटार्क्टिक रीजन में जिसका मैक्सिमम इंपैक्ट आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो नॉर्दर्न कैप्रिकॉर्न के बजाय साउदर्न कैप्रिकॉर्न में स्टूडेंट्स मोर फेवरेबल हैं, ज्यादा फेवरेबल हैं। तो इसमें सीधा हम आंसर पे जा सकते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द कोरोना ड्यू टू द हाई डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बी। क्लियर? सो the answer of the question number 33 will be the 4. Next please. Some dividing cells, question number 34 cell biology से है। Some dividing cells exit the cell cycle. देखिए पहला एक रेफरेंस हमें यहां दिया है कंसेप्ट के लिए, and enter vegetative inactive stage, inactive हो जाता है। This called quiescent stage, ये quiescent stage कह रहा है जिसको G नोट लिखा है। This process occurs at the end of, clear? ये बायोलॉजी के पेपर का सबसे ज्यादा चर्चित क्वेश्चन है जिसपे कई अलग अलग आंसर दिए जा रहे हैं। हम थोड़ा सा इसको कंसेप्चुअली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी तो एनटीए पे डिपेंड करता है एग्जैक्टली आंसर क्या हो। देखिए हम ये कह सकते हैं ये फेज हमारे पास G1 जिसमें सेल ने डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू किया, उसके बाद S, उसके बाद आप कह रहे हैं G2 और उसके बाद आपके पास ये M फेज। क्लियर? देन आप कह सकते हैं सेल जो है वो बहुत क्लियर आपको लिख के दे रहा है, डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल, इसका मतलब सेल साइकिल को छोड़ देती है, हमने कहा G नोट। अब ये जो G नोट है, ये G नोट एक तरीके से रेस्टिंग फेज है। क्लियर? स्टूडेंट्स ये जो रेस्टिंग फेज है, इस रेस्टिंग फेज के दो डिफरेंट फॉर्म्स आप देख सकते हैं। एक आप कहेंगे रिवर्सिबल होता है, रेस्टिंग फेज से सेल रिवर्स कर सकती है, और दूसरा स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं ये इररिवर्सिबल हो सकता है। जो इररिवर्सिबल है, इस इररिवर्सिबल को हम कहते हैं सेनेसेंट फेज, जिसमें सेल डिवीजन में फर्दर एंटर कभी नहीं करेगी, और जो रिवर्सिबल फेज है उसी को हम कहते हैं क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया गया है। ठीक है? अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन में पकड़ने वाली है वो ये है, दिस प्रोसेस, तो प्रोसेस M हो सकता है, प्रोसेस G2 भी हो सकता है, प्रोसेस S भी हो सकता है, अकर्स एट द एंड ऑफ, किसके अंत में, किसके आखिर में ये प्रोसेस हो सकता है। तो इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज में देख पा रहा हूं इसमें कह रहा है अकर्स एट द एंड ऑफ, किसके अंत में हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं जैसे ही M फेज कंप्लीट हुआ, सेल जो है वो रेस्टिंग स्टेज में चली गई, और रेस्टिंग में मैंने आपको जैसे डिस्कस किया रिवर्सिबल और इवर्सिबल दो फॉर्म्स हैं। तो ये
इरिवर्सिबल सेनेसेंट है, उससे यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ क्वोशंट दे रखा है, तो जो रिवर्सिबल क्वोशंट है उसमें सेल एंटर कर जाएगी। अब अगर हम जीवन के बारे में थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, तो देखिए जीवन में जब सेल एंटर कर गई और जीवन में अपना एक्टिविटी सेल कर लेती है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं फिर इस पे जाता हूं, एट द एंड ऑफ जीवन, जैसे ही क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ मैं जीवन को कनेक्ट करता हूं, आफ्टर एंड ऑफ जीवन दैट सेल विल एंटर इन द एस। क्लियर? तो ये सेल साइकिल को जो है वो एग्जिट उस टाइम नहीं कर सकती, इसलिए कंसेप्चुअली और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो मोस्ट परफेक्ट आंसर हमें यहां लगता है जो है वो होगा एम्फिज। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 34, द करेक्ट आंसर विल बी द 3। नेक्स्ट प्लीज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट्स द हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो देखिए हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी आपसे पूछी गई है। आप ये जानते हैं द अर्थ, द लंग्स ऑफ द अर्थ कहे जाते हैं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, दुनिया की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो एक टाइम में होल्ड करता था, 14% टोटल लैंड एरिया का था, लेकिन सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए और जो बीफ कैटल्स उनके लिए ग्रेजिंग फील्ड्स तैयार करने के लिए इसको डिस्ट्रॉय किया जाता रहा लगातार, और आप ये कह सकते हैं अबाउट 6% टोटल जो टेरेस्ट्रियल लैंड हैबिटेट और लैंड हैबिटेट है उसका अब तक ये बचा है। मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी यही है। एनसीईआरटी इस स्पीसीज डाइवर्सिटी, यहाँ की स्पीसीज डाइवर्सिटी के डेटाज भी स्टूडेंट्स आपको देती है, जिसमें आप पढ़ते हैं 40,000 प्लांट स्पीसीज वहाँ हैं। इसके अलावा 3,000 बर्ड्स हैं, फिशेज हैं, मैमल्स और जो एम्फीबियंस हैं 427 उनका नंबर दे रखा है, 398 रेप्टाइल्स हैं, 1,25,000 इंसेक्ट स्पीसीज दे रखा है। तो सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट कर रही है वो आप कह सकते हैं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट या अमेजन फॉरेस्ट है। हालांकि हिमालय रीजन इंडिया का भी आप जानते हैं हॉट स्पॉट ये है, वेस्टर्न घाट हाई डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी रिच रीजन है, मेडागास्कर भी डाइवर्सिटी रिच रीजन है, बट द मोस्ट डाइवर्स रीजन ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज डाइवर्सिटी विल बी द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा सेकंड। नेक्स्ट प्लीज। अगला क्वेश्चन आपका फिर इकोलॉजी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स आपने पढ़े हैं। कोई भी पॉपुलेशन जो है वो अपना डेथ रेट शो करती है। ठीक है, आपने पढ़ा dn/dt इज इक्वल्स टू, उस पर्टिकुलर टाइम में b माइनस डी का जो डिफरेंस है वो पॉपुलेशन के इंक्रीज को बताता है। तो जो b है वो बर्थ होगा और d जो है वो डेथ होगा। तो डेफिनेटली किसी एक पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट डेथ रेट होता है, जिसको मोर्टिलिटी हम कहते हैं। इसी के साथ हमने डिस्कस कर लिया नेटिलिटी, जो बर्थ रेट होता है, ये भी डेफिनेटली होगा। फिर कह रहा है सेक्स रेशियो, ये डेफिनेटली किसी एक पॉपुलेशन में मेल और फीमेल के प्रोपोर्शन को इंडिकेट करता है, और डेफिनेटली मेल और फीमेल का प्रोपोर्शन होगा तभी आप ये कह सकते हैं किसी पॉपुलेशन का अपना बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। यहां लिखा है स्पीसीज इंटरेक्शन। अब देखिए ऐसा है, स्पीसीज इंटरेक्शन ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉपुलेशन में हो नहीं सकता, इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन जो वर्ड स्पीसीज है इंडिविजुअल के लिए भी हम बात करते हैं, किसी एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स उसके लिए भी हम बात करेंगे, और डिफरेंट पॉपुलेशंस के लिए भी हम ये बात करते हैं। यहां अगर इंटरेक्शन होते हैं तो वो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन ही होंगे, बट दिस इंटरेक्शन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर और नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर? सो मॉर्टिलिटी, सेक्स रेशियो और नेटिलिटी यहाँ एट्रीब्यूट्स होंगे, और जो स्पीसीज इंटरेक्शन है वो यहाँ एट्रीब्यूट नहीं होगा। तो 38 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट प्लीज। अगला स्टूडेंट क्वेश्चन फिर इकोलॉजी से है, इन रिलेशन टू द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी हमें लिख के दे रहा है, एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये स्टूडेंट्स एनपीपी है, ऑफ एन इकोसिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहां से पता करना है इन रिलेशन टू द जीपीपी एंड एनपीपी। तो देखो सबसे पहली बात तो आप जानते हैं जीपीपी जो है ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। इस जीपीपी में से जो आर है दैट इज द मेटाबॉलिक यूज और द रेस्पिरेटरी यूज, इसको रेस्पिरेटरी लॉस भी लिख देते हैं। ये अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है एनपीपी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। आप किसी भी अगर इकोसिस्टम में देखेंगे तो आप ये कहेंगे जो लोअर ट्रॉफिक लेवल है जहां प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। स्टूडेंट, सोलर रेडिएशंस को ये प्लांट्स ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑलवेज जीपीपी को बनाएंगे, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये बनाते हैं। अब इस ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अपने मेटाबॉलिक यूज के लिए जो ये कंज्यूम करते हैं या अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो ये कंज्यूम करते हैं वो आर है। तो ऑब्वियस है इस जीपीपी में से आर हम माइनस कर देंगे, हमारे पास आ गया एनपीपी। ये एनपीपी क्या है आप ये कहेंगे
द स्टोरेज बायोमास एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल और द ट्रांसफरेबल बायोमास टू द सेकंड ट्रॉफिक लेवल। इस प्राइमरी कंज्यूमर को जो ट्रांसफर हो सकता है इस फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर, जो स्टोरेज में रह सकता है, वो एनपीपी है। इसका मतलब एग्जैक्टली सबसे बड़ा वैल्यू जो होगा प्रोडक्टिविटी के रेफरेंस में वो जीपीपी होगा जो बनी है। सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करते हुए प्लांट्स ने जो प्रोड्यूस किया वो जीपीपी है। अपने आप को मेंटेन करने के बाद में बाकी के ऑर्गेनिज्म के लिए जो छोड़ दिया, मतलब अगले ट्रॉफिक लेवल की ऑर्गेनिज्म के लिए जो छोड़ दिया, वो एनपीपी है। अब स्टेटमेंट्स यहां पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम। गलत बात है, दोनों अलग अलग हैं। हाँ, जीपीपी से ही एनपीपी आती है, ये फैक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहा है देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी यूज को जैसे ही आपने माइनस किया तो आपके पास एनपीपी आ गया। तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि इनमें दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर लिखा है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये उल्टा लिखा है स्टूडेंट्स। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है उससे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा कम होगी। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट हमें दिया गया है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं जीपीपी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होगी देन एनपीपी, क्योंकि आर का वैल्यू ऑलमोस्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए 20% होता है। तो जितना बनता है उसमें से 20% कम आप कर देंगे तो 80% वैल्यू जो है वो एनपीपी की होती है। ये 100% है, ये सिर्फ 80% है। क्लियर? सो यहां करेक्ट आंसर आपके पास क्वेश्चन नंबर 42 का स्टूडेंट्स आ जाएगा 4। क्लियर? नेक्स्ट प्लीज। फिर देखिए, ये भी इकोलॉजी से क्वेश्चन है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको दे रखे हैं, निकोटीन, स्ट्राइकिनिन, कैफीन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर। देखिए, हमने कई बार डिस्कस किया क्लासेस में, प्लांट्स जो हैं उनको प्रीडेट करते हैं एनिमल्स, हर्बीवोर्स जो हैं। जब हर्बीवोर्स उनको प्रीडेट करते हैं तो प्लांट्स जो है वो मूवेबल नहीं है बेसिकली। तो प्लांट्स ने अपना डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट किया और प्लांट्स ने क्या किया, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज किए। प्लांट्स जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस खोज कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, इसके अलावा केमिकल डिफेंस जनरेट कर लेते हैं। तो प्लांट्स ने जो है वो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज किए या उनका सिंथेसिस अपने आप में किया जिससे अपने प्रीडेटर से अपने आप को वो प्रिवेंट कर सकें। ये स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट जो है वो आपको जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में प्रीडेशन लिखा है उस प्रीडेशन की एक्टिविटी में मिलेगा। और प्रीडेशन में भी वहां आपको एक्सप्लेन करके दिया है जहां वो कह रहा है प्रीडेशन, जो प्रीडेटर्स हैं उनके अगेंस्ट प्रे स्पीसीज कैसे अपना डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर लेती हैं। हमने कई बार डिस्कस किया है कि जो निकोटीन, स्ट्राइकिनिन और कैफीन ये सब जो है वो हम एक्सप्लॉइट करते हैं, हम प्लांट से लेते हैं और उनको यूज कर रहे हैं, हम कमर्शियल यूज भी कर रहे हैं। प्लांट्स ने हमारे लिए जनरेट नहीं किए थे, ये प्लांट्स ने अपने आप को बचाने के लिए ये जनरेट किए थे। ये डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है और सबसे पहला ही ऑप्शन आपको दे रखा है डिफेंस एक्शन। क्लियर? तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स ने हर्बीवोरस से, मींस उनके प्रीडेटर से अपने आप को बचाने या प्रिवेंट करने के लिए एज ए केमिकल डिफेंसिव सब्सटेंसेस जनरेट किए थे, जो आपको प्रीडेशन की एक्टिविटी में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 60 है, वो कह रहा है which is the important site of the formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cell। आप बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में, और आप सेल बायोलॉजी में ये डिस्कस करते हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फॉर्म में एक एक्सटेंशन ले लेती है। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अगर राइबोसोम की प्रेजेंस है तो इसको आप RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसीडर करते हैं। ठीक है? इसके साथ यहाँ आप कहेंगे एसोसिएट करता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी यहाँ एसोसिएट करता है। और फर्दर आप कहते हैं गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं, दोनों कंपोनेंट हैं। लाइसोसोम्स और वैक्यूल को इन्वॉल्व करते हुए हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करते हैं। आपको कह रहा है द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो देखिए, जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करती है। ठीक है? और जो SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे स्टूडेंट्स जो है वो लिपिड्स का सिंथेसिस होता है। अब एग्जैक्टली जो प्रोटीन और लिपिड यहां सिंथेसाइज किए गए, तो साइट एग्जैक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, यहां सिंथेसाइज किए जाने के बाद में ये जो है वो इंटरमीडिएट वेसिकल्स में इसको गोल्जी बॉडी को दिए जाते हैं। ठीक है? तो जो गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी सीक्रेशन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटी स्टूडेंट्स एग्जैक्टली करता है। तो जो फाइनल प्रोडक्टिविटी है वो एग्जैक्टली किससे आती है? गोल्जी बॉडी से आती है।
ये गोल्जी बॉडी जो सिक्रेटरी वेसिकल्स रिलीज करता है, उन सिक्रेटरी वेसिकल्स में आप कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, या ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की वेसिकल्स ये रिलीज करता है, जो रेस्पेक्टिवली आप कह सकते हैं आरईआर और एसईआर की एक्टिविटी से बनी थी। तो अल्टीमेटली द क्रेडिट गोज टू द गोल्जी बॉडी। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्र की कोशिकाएं जो हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल जो है वो क्या है? गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। यहां इसके बाद में पॉलीसोम दे रखा है। आप जानते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी के लिए जो राइबोसोम की यूनिटी बनती है, दैट इज द पॉलीसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनल है। पेरोक्सिसोम भी आप जानते हैं सेल ऑर्गेनल है, जो बीटा ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्लीज। अगला क्वेश्चन फिर सेल बायोलॉजी से स्टूडेंट्स। आपको कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। तो देखिए, जो सेल डिवीजन का प्रोसेस हम पढ़ते हैं उसमें आप कहते हैं जो प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट मींस मैं कह सकता हूं मियोसिस फर्स्ट। ठीक है? जो मियोसिस है, इस मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दो डिवीजन है। प्रोफेज फर्स्ट में आप पढ़ते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। क्लियर? और यहां इन स्टेजेस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम। ये जो स्टेजेस हैं बेसिकली, जिसमें आप कह रहे हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। क्लियर? ये सब आपने पढ़ रखी हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको देखने हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस हैं, ये एग्जैक्टली क्रोमोसोम्स के बिहेवियर के बिहाफ पर रिकॉग्नाइज की गई हैं। जिसमें लेप्टोटीन में हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपीयरेंस में आते हैं क्लियर, और साथ साथ जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखाई देते हैं। जाइगोटीन में बाइवेलेंट फॉर्म में वो आते हैं। ठीक है? और पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर जो है वो कैरेक्टराइज वो करते हैं। डिप्लोटीन में स्टूडेंट्स क्रॉसिंग ओवर के ठीक बाद जब वो वापस से अपने रियल स्टेट में आते हैं, तो उस कंडीशन में आप ये कहेंगे, वो जब एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां आप ये कहेंगे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दिखाई देता है, जिसको आप कियास्मेटा के फॉर्म में भी डिस्कस करते हैं। और फाइनली आपके पास जो डी है डाइकाइनेसिस, उसमें आप कह सकते हैं इसका डिसोल्यूशन हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। एग्जैक्टली वर्ड टर्मिनलाइजेशन हम इसके लिए कह पाएंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है उसके लिए आपके पास आंसर आ जाएगा डिप्लोटीन। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 62 द करेक्ट आंसर विल बी द फर्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स इकोलॉजी से है। मैच द ट्रॉफिक लेवल्स विद देयर करेक्ट स्पीसीज एग्जांपल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम आपको दिया गया है और 4 ट्रॉफिक लेवल किसी एक फूड चेन के आपको दे रखे हैं, और उनमें ऑर्गेनिज्म भी आपको दे रखी हैं। क्लियर? तो देखो, ग्रासलैंड का कोई भी पिरामिड अगर आप देखें, बायोमास का होगा या फिर नंबर का होगा, अपराइट ही बनता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको ड्रॉ कर दिया है। अब सबसे पहले मैं कहूं प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। तो आपको कोई डाउट इसमें ये होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बेसिक बात है। प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑलवेज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होगी, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर पर मैं ले आता हूं ग्रासेज को, घास। तो यहां प्राइमरी प्रोड्यूसर के लिए आपके पास 4th हो गया। और इस बार के एग्जाम के जो क्वेश्चंस थे कॉलम मैच वाले, इनमें सब में एक अच्छी बात ये थी कि एक आपको पता है, किसी किसी में ऐसा होगा कि 2 पे आपको जाना पड़ा, बाकी 1 से आपको क्लियर है। जो ग्रासेज है वो अगर आप देखेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, आप देखिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल सी हमें पूछा गया है, और सी वाले कॉलम में 4th आप देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है? वैसे ग्रासेज के ठीक बाद आप कहेंगे जो रैबिट है, मतलब जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर 3rd टाइप का ऑर्गेनिज्म जो यहां मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं। देन आप कह सकते हैं क्रो हो जाएगा जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, और वल्चर जिसको आप टॉप कंज्यूमर भी काउंट करते हैं। और टॉप कंज्यूमर के साथ साथ स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये डाइजेशन के बाद मटेरियल को रिलीज करता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में इसका रोल हम मानते हैं, और इसको सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म में भी काउंट किया जाता है। डेड ऑर्गेनिज्म को ये खाता है, फूड चेन्स में टॉप कंज्यूमर के फॉर्म में काउंट होता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो यहां हो गया है। ए में आप सेकंड देख रहे हैं, सेकंड का मतलब हो गया वल्चर जो 4th ट्रॉफिक लेवल है, बिल्कुल क्लियर है। बी जिसमें सेकंड ट्रॉफिक लेवल आपको दिया गया है, उसमें हम यहां रैबिट को काउंट कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। सी दे रखा है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ग्रासेज हो गया, और 4th दे रखा है डी 3rd ट्रॉफिक लेवल, और उसमें आप जानते हैं 3rd ट्रॉफिक लेवल में आपके पास हो गया यहां क्रो। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 63 विल बी द 3। नेक्स्ट प्लीज।
स्टूडेंट्स ये सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन है। अभी जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, प्रोफेज फर्स्ट की जो सब फेजेज है उनको सबको एक्सप्लेन किया गया है। कह रहा है मैच द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू द मियोसिस। क्लियर? मियोसिस फर्स्ट में ऐसा है, आपको दे रखा है जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये फॉर सब फेजेज दे रखी हैं। लेप्टोटीन को इसने यहाँ नहीं लिखा है। कैरेक्टराइजेशन अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि देखिए सबसे पहले लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स जो हैं वो पास पास आते हैं और एक तरीके से क्लियर होते हैं, लेप्टोटीन में लिपटते हैं। जाइगोटीन में आप कहते हैं मतलब साथ साथ आ रहे हैं, तो एक तरीके से वो जो है बाइवैलेंट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद में डिप्लोटीन आपको दे रखा है। अभी एक पीछे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हम कियाज्मेटा की बात कर सकते हैं। और डाइकाइनेसिस में आप किस पे जा सकते हैं, टर्मिनलाइजेशन पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले डी जो है डाइकाइनेसिस का टर्मिनलाइजेशन अगर मैं देखूं तो डी में फर्स्ट एक में ही लिखा है। जैसा मैं कह रहा था कि इस बार के ये जो कॉलम मैच के जो क्वेश्चंस थे उनमें ये चीज आपको मिलेगी। तो देखिए जो डाइकाइनेसिस है उसमें हम ये कह रहे हैं टर्मिनलाइजेशन हो गया। फिर उसके बाद में जो डिप्लोटीन है आपके पास, इस डिप्लोटीन में आपके पास हो गया कियाज्मेटा फॉर्मेशन, तो इसके लिए मैं ये देख सकता हूं सेकंड हुआ। उसके बाद पैकाइटिन आपको दे रखा है, आप जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका क्रॉसिंग ओवर का होना, तो इसमें थर्ड आप देख लीजिए। और फिर आपके पास बचा है जाइगोटीन, युग्मपट अवस्था, ऑब्वियस है आप सिनेप्सिस की बात करते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी द 83। क्लियर? थैंक्स।